अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, दुनिया के कई इलाकों में युद्ध के हालात हैं और कई देश आपस में युद्ध में जुटे भी हुए हैं और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है। युद्ध के जैसे हालात मिडिल ईस्ट के भीतर उत्पन्न हुए हैं, उसने दुनिया भर की चिंताओं को बढ़ा दिया है और ख़ास तौर पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध का आउटकम क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है और दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है ये युद्ध, इसका परिणाम क्या होगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और जब एक ध्रुवीय व्यवस्था होती है दुनिया में तो वही होता है जो अमेरिका चाहता है और अमेरिका ईरान में क्या चाहता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि वो अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। तो सरेंडर किसका चाहते हैं ट्रंप? ईरान का, ईरान की आर्मी का, ईरान के लोगों का या फिर वहाँ के सुप्रीम लीडर खुमैनी का? किसका सरेंडर चाहते हैं? हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध एक बड़े ही भीषण पैमाने पर आकर खड़ा हो गया है। आज चर्चा इसी मसले की। बहनों भाइयों, दुनिया भर में युद्ध के जो हालात हैं उसने स्थितियों को बहुत बिगाड़ दिया है और ख़ास तौर पर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के सिचुएशंस पूरी दुनिया भर को बड़ी हैरान और परेशान करती है। मिडिल ईस्ट में ये हालात क्यों उत्पन्न हुए, इसके पीछे के कारण क्या है और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने मिडिल ईस्ट को तबाही के इस मुहाने पर खड़ा कर दिया कि जहां दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे के खिलाफ सीधे युद्ध के मैदान में हैं, इजराइल और ईरान। एक वक्त ईरान के एम्पायर को दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर के तौर पर, पर्शियन एम्पायर के तौर पर मान्यता थी और दुनिया में बेहद ताकतवर माना जाता था। बहन भाइयों, लेकिन 24 घंटे के भीतर युद्ध शुरू होने के जब से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, महज 24 घंटे के भीतर उसने ईरान की स्काई पर कंट्रोल कर लिया। ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है और ये बात दुनिया भर को हतप्रभ करती है कि इतनी ताकतवर आर्मी होने के बावजूद ईरान इतना बेबस और लाचार क्यों है कि तेहरान में वो जहाँ चाहते हैं इजराइल के फाइटर जेट्स वहाँ पर बम मार रहे हैं। तेहरान को लगभग तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और अब तक 27 से ज़्यादा टॉप कमांडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स और खुमैनी के सलाहकार मारे जा चुके हैं। आखिर इजराइल ने इतनी आसानी से ईरान पर कंट्रोल कैसे कर लिया? अब तक आपने सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन एक विषय है जिस पर अभी तक जवाब नहीं आया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान की पूरी एयरफोर्स और उसका सारा एयर डिफेंस सिस्टम महज 24 घंटे के भीतर खत्म हो गया। ऐसा क्या कारण था? क्या इजराइल के पास इस तरह की कैपेबिलिटी थी कि वो किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को और उसकी एयरफोर्स को पूरी तरह से निष्क्रिय और नाकाम कर दें? क्या कुछ तकनीकी इस्तेमाल हुआ है या फिर इजराइल को अमेरिका का खुला सपोर्ट, मदद, टेक्नोलॉजी से भी, हैकिंग से भी और विमान और बॉम्ब और मिसाइलों के जरिए कुछ तो हुआ है? वरना कोई देश की आर्मी 24 घंटे के भीतर पूरी एयरफोर्स शट डाउन हो जाना, ये अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। ईरान ने एक बार भी सिवाय मिसाइलें लॉन्च करने के इसके अलावा कोई भी एयरफोर्स के जरिए इजराइल पर अटैक नहीं किया, जबकि ईरान की वायुसेना को बेहद सक्षम और श्रेष्ठ एयरफोर्स में उसकी गिनती थी। तो उसकी एयर फायर पावर ज़ीरो क्यों हो गई और उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना नाकाम कैसे हो गया कि तेहरान के स्काई पर आज भी जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ उसको कंट्रोल इजराइल कर रहा है? क्या अमेरिका ने इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाई? क्या इस सब के पीछे जो इजराइल को फायर पावर मिली, जो तकनीकी सपोर्ट मिला, जो स्ट्रेटजिकल बढ़त मिली ईरान के खिलाफ महज 24 घंटे के भीतर, ये सारी की सारी इंटेल क्या अमेरिका की उपलब्ध कराई है? और क्या अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ दे रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन
ट्रंप कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ईरान इन सब को जब तक अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे तब तक रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा अभी वो खुमैनी को नहीं मारेंगे। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के भले ही वो तानाशाह डिक्टेटर हों, लेकिन रूलर तो इस वक्त के हैं, वो शासक हैं, वहाँ को उनको मारने की खुलेआम बात हो रही। इजराइल ने जिस तरह से चढ़कर ईरान पर हमला किया है, ये भी इजराइल के पराक्रम की पराकाष्ठा है, उसके साहस की पराकाष्ठा है। दुनिया में महज एक छोटा सा मुल्क और उसने अपने आसपास के पूरे कॉन्टिनेंट को जिस तरह से हैंडल किया है वो भी अपने आप में मिसाल है। लेबनान को पूरी तरह से ज़मींदोज़ करने के बाद, हमास को लगभग मिट्टी में मिला देने के बाद, पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करने के बाद, जॉर्डन हो या दूसरे मुल्क हो, उन सबको इतना टेरराइज कर रखा है इजराइल ने कि किसी की हिम्मत नहीं कि कोई चूं कर सके। इजराइल के आसमान पर, ईरान के आसमान पर इजराइल के विमान घूम रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों के नाम पर एकता करने वाले मुस्लिम उम्मा हो या सऊदी अरेबिया हो या मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क, किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। जो ईरान के पक्के साथी थे आज सब ईरान से खुद को अलग कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नहीं छोड़ता है तो फिर उनके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होगी। अभी जब मैं डिबेट में आ रहा था तो थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ के सुप्रीम लीडर खुमैनी का स्टेटमेंट पढ़ा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पे कहा ईरान झुकेगा नहीं, ईरान लड़ेगा, हमारी कौमें शहादत के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान लड़ कहाँ रहा है? खुमैनी से पूछा जाना चाहिए तुम्हारी फोर्स कहाँ है, तुम्हारी एयर फोर्स कहाँ है, एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे में नाकाम कैसे हो गए? और अब अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जो भी उनकी आर्मी की कमांड को संभालता है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस कमांड को संभालता है, इजराइल उसकी हत्या करा देता है या कर देता है। इजराइल का ग्राउंड पर भी वो कंट्रोल है ईरान के भीतर। तो क्या खुमैनी को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा? बहनों भाइयों, आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिन में अगर ईरान के सरकार ने अमेरिका की बात नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया, परमाणु अप्रसार पे संधि पे साइन नहीं किया और हमेशा के लिए परमाणु विकल्प को छोड़ने का संधि नहीं की, तब तक अमेरिका मानने वाला नहीं है। और अब इजराइल को और अमेरिका को लगता है कि ये सही मुनासिब वक्त है जब हम खुमैनी के शासन का तख्ता पलट करके ईरान को आज़ाद कराएं या लोकतंत्र दें, जैसा कि वो बातें करते हैं। लेकिन ईरान में वहाँ की सरकार बहुत भयानक खतरे में है और आने वाले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर हम ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग के बारे में, हमारे साथ आज तेल अवीव से भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वहाँ रह रहे भारतीय भी इजराइल से जुड़ेंगे और ईरान मामलों के बहुत ही शानदार एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस मामलों में जुड़ेंगे, जो आज इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ बयान सुने। אני הבטחתי לתת תדרוך יומי, אני משתדל לעמוד בזה, וגם מסיבות עיתונאים בתנאים הללו, ואני מודה על שיתוף הפעולה שלכם. ראשית, אני רוצה לשבח את עם ישראל. אני קראתי למבצע הזה, הן עם כלביא יקום, כלביא יקום, וכארי יתנשא. וקודם כל השבחים לעם ישראל ולאזרחי ישראל. העמידה שלכם היא מופלאה, איתנה, נחושה, עם רוח כבירה. אני אמרתי היום לאחד המראיינים שראיינו אותי בחוץ לארץ, אמרתי, אתם זוכרים את רוח הבליץ, כיצד העם הבריטי עמד אז
बहनों भाइयों, आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है देश की, उसके प्रवक्ता हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संतपाल राघव जी जाने माने एक्सपर्ट हैं और बहुत मशहूर शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। और दो बहुत ही खास मेहमानों को आज की परिचर्चा में हमने आमंत्रित किया हुआ है। मेरे साथ अशरफ जैदी जी हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हैं और ईरान में बहुत वक्त उन्होंने बिताया है। ईरान के हर शहर और वहाँ की खबरों से हम वाकिफ़ हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और तेल अवीव से हमारे साथ रॉबिन सिंह जुड़ने वाले हैं। भारतीय हैं लेकिन रहते ये इजराइल में हैं, अभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो, लेकिन अभी उनका वीडियो साफ नहीं आ रहा, लेकिन हम थोड़ी देर में वो हमें अपना वीडियो भी प्रस्तुत आ गए हैं हमारे साथ। रॉबिन जी बने रहिएगा थोड़ी देर हमारे साथ, आपसे वहाँ के मौजूदा सूरत हाल जो इजराइल की है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा। आप सभी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अशरफ जैदी जी कि जो कुछ भी हालात इस वक्त ईरान में हैं उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास और आप हमारे साथ क्या साझा कर सकते हैं? सर आपका शायद ऑडियो म्यूट, हाँ कंटिन्यू, आवाज आ रही है, प्लीज गो अहेड प्लीज। युद्ध की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि अब ईरान ने सही से इसराइल को जवाब देना शुरू किया है। 24 घंटे शुरू में जो इसराइल ने ईरान के ऊपर वॉर किया और एक तरीके से ईरान की जमीन के ऊपर हमला करके वहां की कौम को, वहां के नेशन को ये पैगाम दिया कि हम आपको मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, कैसे भी मार सकते हैं। बहरहाल वो जो पोजीशन थी, ईरान उस वक्त किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और जैसा कि आपको पता है कि ईरान ईरान अमेरिका के साथ जो संधि होने वाली थी उसके लिए बातचीत के मराहिल में था, बातचीत शुरू थी और उसके अगले मराहिल के लिए आमादा हो रहा था। इस मौके पर इसराइल ने जो हमला किया अचानक से ईरान के ऊपर और उसके सैन्य कमांडर्स को मारा और फिर मुसाद ने जो ऑपरेशंस किए, उसके बाद ईरान ने ये ठाना कि अब युद्ध में ना कूदना हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमें अब इसराइल के इस हमले का जवाब देना है। ईरान ने ये अपने दिफाई कार्रवाई शुरू की और 24 घंटे में अपने आप को युद्ध के लिए इस तरह तैयार करना जैसे उसने हमले किए तिल अवीव के ऊपर, उसने हमले किए हैफा के अंदर, और जो टीवी दुनिया के टेलीविजन और मीडिया ने दिखाया तिल अवीव के बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ता हुआ वो धुआं, हैफा के अड्डों और पावर प्लांट से उठते हुए वो आग के अंगारे, दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरह से इसराइल को 24 घंटे के अंदर जवाब दिया। ये दुनिया के एक्सपर्ट के लिए बहुत हैरतकुंज था। अब युद्ध जो है वो शुरू हुआ है और ईरान ने इस युद्ध के शुरू में ये साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी उस शांति को नहीं मानेंगे जो हम पे थोपी जाए। यानी अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम पे कोई किसी तरीके की शांति थोपे तो हम उसको नहीं मानेंगे। अमेरिका ईरान से क्या चाहता है जैदी साहब? आपका आकलन क्या है कि अमेरिका क्या चाहता है? सिर्फ परमाणु अप्रसार संधि चाहता है या फिर अमेरिका के इरादे कुछ और हैं ईरान पर? देखिए, अमेरिका ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एक साथ राज है हमारा दुनिया के ऊपर, जैसा हम चाहते हैं ऐसा दुनिया को चलना चाहिए। दुनिया को उसने अपने हिसाब से जो डिजाइन किया है, लेकिन ईरान आड़े आ रहा है। ईरान पिछले 48 साल से दुनिया का जो अमेरिका का जो हेजेमनी है, उसका जो एम्पायर है, उसको मुसलसल चैलेंज करता आ रहा है। और अब जबकि दुनिया के तकरीबन तमाम कंट्री, तमाम मुल्क उसके आगे घुटने टेक चुके थे, अकेला एक ईरान था कि जो उसको उसकी आंखों के लिए कांटा बना हुआ था। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की थ्रेट रात में, वो इसराइल जो कल रात में जिस तरह की थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी और कहा अभी तो नहीं मारेंगे लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, और ये सीधी चेतावनी है, मतलब इसके बाद मुझे लगता है कि फिर वो लाइन क्रॉस का हो जाएगा अमेरिका। देखिए सर, ट्रंप की बातों का बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में मैंने रोल प्ले किया है, मैंने दोनों से
रोष आया और दोनों ने उसके ऊपर साइन कर दिए और अमनीयत कायम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प के कहने में और करने से दुनिया नहीं चलती है। ईरान एक अलग देश है। ईरान वो देश है कि जिसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर मेज के ऊपर, बातचीत की मेज के ऊपर लेके आया था। उसकी अपनी शर्तें थी। उसने क्या आपको लगता है कि इस बार हालात अमेरिका बदल से गए हैं और इस बार खुमैनी की हुकूमत पर बहुत ही गंभीर खतरा है? नहीं सर, देखिए ईरान आज जो इमाम खामेनी ने अपने स्टेटमेंट में, अपनी तकरीर में बोला है, उसमें ये कहा है कि यकीन रखिए, दुनिया को उन्होंने खिताब करके कहा है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहे हैं। हम इस युद्ध को पूरे तरीके से, हमारे ऊपर थोपे जाने वाले इस युद्ध को लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। थैंक यू सर। और अगर ये युद्ध अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया है तो इसका अंत हम ही करेंगे। शुक्रिया, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। मैं रॉबिन सिंह को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। रॉबिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रॉबिन तेल अवीव इजराइल की राजधानी, वहां से मेरे साथ कनेक्ट हैं। रॉबिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रॉबिन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ओके रॉबिन सर, तो बताइए कि क्या स्थिति है और इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इजराइल के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं और वहाँ जो इंडियंस मौजूद हैं उनके बीच क्या चर्चा है? इजराइल में जो ईरान पर अटैक हुआ उसको लेकर क्या वहाँ पर माहौल है और किस तरह की बातें हो रही हैं तेल अवीव के भीतर? नमस्कार सर, मैं रॉबिन सिंह। सर, मैं मोदी में मेरा हाउस है, रूम है। तो आज क्या बातें कर रहे हैं लोग वहां पे? जो ईरान पर अटैक हुआ है उसको लेकर कैसी चर्चा है? कुछ खास नहीं है सर, इन लोगों को कोई मतलब उतना बड़ा टेंशन नहीं है। कुछ हुआ है चाहे कुछ नहीं हुआ है, कोई इन लोगों को टेंशन नहीं है। कोई इतनी बड़ी मतलब हम लोग को वो भी नहीं लग रहा है सर। आज इजराइल जल्दी वो तो मैं आपको देख के ही समझ रहा हूँ कि आप बीच में टहल रहे हैं। पूरा देश युद्ध में है और कह रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं। ये क्रांति सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। मैं इजराइल का कोई फैन नहीं हूँ, बट देखो वहां लोग निश्चिंत कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है। मतलब आप देख लीजिए, मैं बैग के अंदर कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आज पूरा पीस बंद है। ओके, अगर आप लोग वापस तो भारत नहीं आना चाहते, वहां कोई खतरा तो नहीं है आप लोगों को? जी सर, आप लोग वापस इंडिया आना चाहते हैं क्या? कोई खतरा तो नहीं है आपको? कोई खतरा नहीं हम लोग सर इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं सर। अभी उतना कोई पास हम लोग को खतरा दिखाई नहीं दे रहा सर। सब कुछ सब सही लग रहा है। ऑलराइट, खास हम लोग रॉबिन वहां से बने रहना हमारे साथ। आपको क्या चल रहा है ये भी सुनाएंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहना। रॉबिन इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है। भारतीय हैं जो वहाँ रहकर कामकाज करते हैं, उनका अपना घर भी, एक रूम भी ले रखा है, और बता रहे हैं कि तेल अवीव में देखिए तो बीच पे टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो कोई खास चर्चा ही नहीं। और जाने माने शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, स्वागत आपका। अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ तो ईरान के सुप्रीम लीडर जहाँ पर जिस शहर में छिपे हुए या मौजूद हुए बताए जा रहे हैं, उस शहर में इजराइल ने चारों तरफ से घेर के अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स के जरिए बहुत भीषण आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया है। आपको लगता है कि खुमैनी की सरकार खतरे में है, तख्ता पलट हो सकता है, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ईरान पर हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं और ईरान का सपोर्ट करते हुए एक बात कहना चाहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई दामत बरकातहू को शहीद करने वालों और जिस तरीके से तौहीन के साथ उनका नाम लेते हैं लोग, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। अब जो आपने सवाल का किया है, देखिए ऐसा है कि इससे पहले भी जब जंग हो रही थी तब उस वक़्त भी ये हो रहा था। जब इजराइल ने हमला किया था, अक्टूबर की बात है, तो वो निकल के आए थे और उन्होंने नमाज जुमा की इमामत की थी। देखिए उनका जो रहने का सिस्टम है वो सब जानते हैं और वो रहेंगे। और अगर इस तरह का कोई खौफ होता
तो जिस तरीके से और कंट्रीज अमेरिका के आगे नतमस्तक हैं, घुटने टेक चुकी हैं, ईरान भी बहुत पहले घुटने टेक चुका होता। लेकिन आपने देखा कि ईरान वो मुल्क है जो पुरअमन मुल्क है और अमन को पसंद करता है, इसलिए ईरान ने घुटने नहीं टेके। जो हक बात है वो कहते सर, रहे। ट्रंप ने जो साफ उनके साफ हुकूक कहा हैं, है एक कंट्री को सरेंडर होना चाहिए, उसकी वरना वो मारे बात करते जाओगे। हैं। ये खुमैनी के लिए एकदम साफ संदेश ट्रंप का है, अनकंडीशनल सरेंडर वरना मारे उसके जाएंगे। लिए तो अभी उन्होंने क्या कहा है, देखिए आजकल जो ट्रंप हैं वो मजाक बन गए हैं और मीडिया में भी बहुत अच्छा वो मजाक बने हुए हैं। उन्होंने 14 दफा ये कहा कि मैंने जो है सीज फायर कराया है। क्या मान लिया गया इस बात को? 14 दफा उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीधा। तो इस तरीके की जो उनकी बातें हैं या जो जोक्स हैं वो परमानेंट मीडिया में भी चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और वो एक अजब किस्म के, अभी उन दोनों भाइयों उनके और एलान मस्क के अंदर जो हो रहा है, क्या उन्होंने उसमें सीज फायर कर लिया है? ओके। दोनों में जो दोस्ती थी किस सर, तरीके से कहां तक एक पहुंच बात गई? और मैं ये पूछना समझता चाहता हूं। हूं उनकी बातों को आपके कोई मुताबिक serious नहीं ले- नहीं, ईरान एक जुमला- एक अकेले जुमला- इजराइल से अगर अकेले अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन ये मुस्लिम उम्मा वाले कहाँ हैं? ये सऊदी अरब कहाँ है? ये यूएई कहाँ है? ये जॉर्डन कहाँ है? ये ओमान कहाँ है? ये सब कुछ मदद क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी? हाँ भाई देखिए, ऐसा है कि हम किसी की ज़बरदस्ती मदद नहीं ले सकते हैं। अभी जब इंडिया पे इस तरीके से हमला हुआ पहलगाम वाला, तो कितने लोग साथ में थे, उन्होंने हमारे किस तरीके से साथ दिया ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो कोई भी इंसान उस वक्त तक नहीं बोलता। आज अमेरिका जो आतंकवाद का सबसे धुर विरोधी कहलाता है, उसने किस तरीके से पाकिस्तान को हमारे बराबर बैलेंस बना के खड़ा कर दिया। इंडिया को, हम पीड़ित इंडिया, हमारे बराबर पाकिस्तान को बैलेंस बना दिया। तो मैं ये समझता हूं कि लोग अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं। जहां पर जितना बोला जा रहा है वो अच्छा, बोल ये बात रहे तो हैं, आपको हैरान जो और करना परेशान चाह रहे करती होंगे, होगी जो कर रहे होंगे कि महज लेकिन 24 घंटे के भीतर इतना मैं बताता चलूं ईरान कि के अगर आसमान पर इजराइल लड़ता रहा इसी तरीके से तो उसकी नाबूदी कन्फर्म है। थैंक यू सर, शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं संतपाल राघव जी बहुत ही जाने माने डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनसे अपनी एक क्वेरी करना चाहता हूं। सर, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, और मैं बाकी भी ये सवाल पूछ चुका हूं जैदी साहब से भी, ये 24 घंटे के भीतर एक पूरे संप्रभु राष्ट्र, इतनी ताकतवर आदमी के जिसे ईरान कहते हैं, उसके आसमान पर इजराइल ने कंट्रोल कर लिया। सर, ऐसा तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि ऑपरेशन शुरू करने के 24 घंटे के भीतर ईरान के आसमान पर ईरान के जहाज उड़ ही नहीं सकते जब तक तेल अवीव नहीं चाहेगा। कैसे हुआ ये? जी देखिए, आज ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का 6वां दिन है, नंबर 1। और आज जो खुमैनी साहब बाहर निकल के जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका अगर वॉर में आता है तो उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये एक खुली चेतावनी दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। नंबर 2, उनके जो कैजुअलिटी रेट है ईरान के, 585 लोग जान गंवा चुके हैं और 1385 जो लोग आज घायल हैं। आज 18 जून को भीषण हमला हुआ इजराइल की तरफ से 50 जेट विमानों से, और वहां के जो न्यूक्लियर साइट्स थी, सेंट्रीफ्यूज जहां पे थे, उनको नष्ट किया गया। और आज ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का आज टेस्ट भी किया है। नंबर 2, अमेरिका ने जो अपने डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी है, एयर और सी का और ग्राउंड ट्रूप्स में। सऊदी अरबिया के अंदर, कुवैत के अंदर, जॉर्डन के अंदर, सर, ये सब बात ठीक है जो आप बता रहे हैं, कतार के अंदर भी। लेकिन और मेरे बहरीन उस के सवाल का भी आपसे मुझे जवाब चाहिए कि 24 घंटे के भीतर ईरान का आसमान
ये इजराइल का कैसे हो गया? जी, मैं आता हूं। देखिए, जितनी भी अभी साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्दो, नतांज, अराक, बुशैर और इस्फान, इनको नष्ट करने के लिए इजराइल अमेरिका की जो है मदद ले रहा है, क्योंकि जो उसके पास इक्विपमेंट है अमेरिका के पास, GBU-57 अल्फा ऑब्लिक ब्रेवो, जी। जो MOP, जो बहुत बड़ा बंकर ब्रस्ट है, वो 200 फीट तक भी अंदर जमीन के जाके उसको नुकसान दे सकता है। और अमेरिका ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये किया है, बाई सी भी उसके जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जी। वो अरब वर्ल्ड के अंदर, अरब उनके वहां पे तो डिप्लॉयमेंट। सर, ये युद्ध इजराइल होना लड़ रहा है शुरू हो कि गया। इजराइल और अमेरिका मिलकर आपका लड़ रहे प्रश्न ये है हैं, कि या 24 आउटसाइड घंटे के- सपोर्ट दे रहा है अमेरिका? अभी फिलहाल वो डायरेक्ट मदद में, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और वो वेपन भी दे रहा है। अगर आप जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उन्होंने बनाया है, जो डिप्लॉयमेंट दिया है एयर और सी में, उससे लगता है कि अगर आवश्यकता हुई तो वो फिजिकल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज लेकिन कंटिन्यू विद अस सर, हमारे साथ बने चाइना रहिएगा सर। और मैं इस रशिया- परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत आपका। ईरान भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इजराइल भी हमारा करीबी दोस्त है, आप किसके साथ हैं? देखिए, जब दो मित्रों में झगड़ा हो रहा है तो बात ये होनी चाहिए कि वो झगड़ा समाप्त हो, और युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। दोनों मित्र देश हैं, ईरान भी भारत का मित्र देश है, इजराइल भी मित्र देश है, और दोनों देशों के साथ भारत रणनीतिक रूप से उसके साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं। दोनों देश उन्नत हों, इसलिए भारत की हमेशा से कोशिश रही है। ईरान की जो जगह है, ईरान की जो अपनी स्थिति है, वो इस प्रकार की है कि वो जो जल मार्ग से जितना भी व्यापार होता है, उसके लिए एक रणनीतिक उसका एडवांटेज ईरान को मिलता है। भारत वहाँ के विकास में साझेदार हो रहा है, और इजराइल के साथ भी भारत के जिस प्रकार के संबंध हैं, उन्नत तकनीक के माध्यम से देश की सिंचाई के में उसकी जो एक्सपर्टीज़ है इजराइल की, वो भारत ले रहा है। वहाँ के जो प्रौद्योगिकी का विकास है, उसका भारत लाभ ले रहा है। भारत की सरकार की, भारत की जनता की, क्योंकि ये दोनों देश भारत के मित्र देश हैं, निश्चित रूप से हमारी इच्छा भी है। एग्रेसर कौन है इसमें, ईरान या इजराइल? कर कौन रहा है ये लोग ज्यादा हैं या वो ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दोनों देशों ने निश्चित रूप से मर्यादा का उल्लंघन किया है, और ऐसी स्थिति में किसी एक देश को दोषी ठहराना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अमेरिका का क्या रोल है इसमें? नहीं, अमेरिका का रोल तो इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले ईरान और इराक में एक युद्ध हुआ था। उस वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ है अमेरिका। हाँ, आप कह सकते हैं कि रणनीतिक रूप से उन्होंने लाभ लेने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का एक बेस एयर कैंप पाकिस्तान में है, और उसका यूज वो ईरान के खिलाफ समय समय पर करता रहा। इराक और अमेरिका का जब युद्ध हुआ था, तब भी उसी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ था। मुझे लगता है कि रणनीतिक फायदे के रूप में वो पाकिस्तान को अभी थोड़ा शेल्टर दे रहा होगा, लेकिन हमारी यही कोशिश है, हमारी यही इच्छा है कि दोनों मित्र देश जो भारत के लिए बहुत ही, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप लंच पे बुलाए हैं। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति है, क्योंकि ये एयरबेस ईरान के सबसे नजदीक है। इसलिए तो आपका ये क्लेम है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक तो अवधारणा इसमें टूटी कि जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया तो उसने कहा कि सारी दुनिया में ये जो परमाणु बम है, ये पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, ये इस्लामिक परमाणु बम है। कहाँ किसके काम आया? और नहीं, आज ईरान के साथ जो हो रहा है, न सऊदी अरब बोल रहा है, न पाकिस्तान बोल रहा है, न कतर बोल रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा है। देखिए, सब सदमे में है।
इनकी टर्की बहुत कूद फान कर रहा था, आवाज नहीं निकल रही टर्की की। ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। दरअसल विश्व इस्लामिक संगठन के जो 56 देश सदस्य हैं, इनकी लीडरशिप का भी एक संघर्ष है। ये एक फर्जी संगठन है जो सिर्फ कुछ लोगों के ज़हनी तौर पर के लिए बनाया गया था। इसकी कोई ग्राउंड पर वैल्यू नहीं है। नहीं, आज होती तो ईरान मार खा रहा है, कोई तो मदद के लिए आता है। नहीं, एक छोटा सा देश पीट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। मैंने कहा कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं, आज गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए कोई इस्लामिक देश अपनी सीमाओं को खोल रहा है मुस्लिम क्या? उम्मा एक नहीं खोल इस्लामिक रहे। फ्रॉड है, निश्चित रूप वो से एक धोखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगातार सही सिद्ध हो रहा है कि जिस इराक प्रकार पे जो हुआ, कुवैत पे जो हुआ, सबके साथ तो हुआ। आज कौन है मिडिल ईस्ट में जो खड़े होने के बोलने की हैसियत में? एक इकलौता ईरान था, आज उसके भी घुटने तोड़े जा रहे हैं और सब लोग तो बैठ के देख रहे हैं तमाशा। कौन बोल रहा है? कौन सा इस्लामिक परमाणु बम है कि वहां आर्मी चीफ बैठ के खाना खा रहा है ट्रंप के साथ? नहीं, वही कहा कि पाकिस्तान जिसकी बात करता था कि परमाणु बम हमने इसलिए बनाया कि इस्लामिक देशों की रक्षा करेगा, इस्लामिक देशों ने उसको उसके लिए पैसा भी ये दिया। सब सत्ता के लालची लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी कौम के लिए काम नहीं किया होता तो अभी आज अब्बास साहब बता रहे थे कि कैसे हालात हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूँ, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। ये जो कुछ भी ईरान के भीतर चल रहा है, आप मानते हैं कि ये अमेरिका के सपोर्ट, उसके डिप्लॉयमेंट, उसकी स्ट्रेटजी के इंटेल इन्फॉर्मेशन पर इजराइल कर रहा है, या फिर दोनों के झगड़े वास्तविक हैं? सर, 1 बाय 1 सब जवाब दूंगा। देखिए, दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, कुत्ते, डॉग। और उन्हीं में से कुछ विक्षिप्त अमीर जो होते हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त, वो अपने कुत्तों को कभी कभी इधर उधर दूसरों पे शू कर देते हैं। शू, इसको दौड़ा दो, उसको दौड़ा दो। तो उन्हीं कुत्तों में से जो विक्षिप्त है वो है ट्रंप। और जो कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते जो पाले हैं उस मानसिक विक्षिप्त ने, उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता है नेतन्याहू। वो कभी इस पर उसको लुहा दिया जाता है, शू कर दिया, कभी उस पर शू कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं ट्रंप कि हम खामेनेई साहब को अभी नहीं मारेंगे। वो अल्लाह मियां है सर, क्या है वो? ईश्वर है वो। ट्रंप ना कभी किसी को अपनी मर्जी से मार सकता है और ना अपनी मर्जी से जिंदा कर सकता है। दुनिया को चलाने वाला और इंसानों को पैदा करने वाला और मारने वाला वो बैठा है आसमानों में। वही ट्रंप को भी लेके पैदा करके लाया था और वही ट्रंप को मारेगा। ट्रंप की क्या औकात है सर? हम मुसलमान लोग हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, और वो अजान जनाजे की नमाज की अजान होती है सर। हम आए हैं मरने के लिए, दुनिया का हर मुसलमान मरने के लिए आया है। तो ये डराना राना बंद करिए सर। दूसरी बात, अफगानिस्तान को तो अपने कब्जे में रख नहीं पाए, जीत नहीं पाए। ईरान को कहां सोच रहे हैं? ईरान तो अफगानिस्तान से हजारों गुना ताकतवर है। दूसरी बात, नेतन्याहू कह रहा है कि संघर्ष तब रुकेगा खाड़ी में जब खामनेई साहब को मार दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो खाली खामनेई साहब को क्यों, ट्रंप और नेतन्याहू को मारने के बाद भी संघर्ष रुक सकता है। आप दोनों अपनी जान दे दीजिए। तो ये बात ईरान कहे ना, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं कह रहा हूं सर, आपके कहने से मुझे मैं कहता नहीं, हूं, मुझे उनके इस कहने वक्त पे क्या नहीं, मुझे होगा? इस वक्त ईरान का वक्ता माना जाए। ठीक है, मान लिए। दूसरी बात, आपने कहा गुंडागर्दी, ये बम, वो बम, ये खतरा, वो खतरा, यही बात सद्दाम हुसैन के लिए कही गई थी। ये केमिकल बम, वो केमिकल बम। और 2014 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, उन्होंने ये कहा कि साहब कोई बम नहीं था, वो तो हम लोगों ने दुनिया को अपने पक्ष में करने के लिए झूठी अफवाह उड़ाई थी। ये कहा गया था, ये खबर आई होगी, आपने सुना होगा। पर ये बताइए कि नहीं, ऐसा क्या हुआ कि विदिन 24 आवर्स पूरे ईरान को लिटा दिया इजराइल ने? नहीं लिटाया है सर, किसने कह दिया आपसे लिटाया? सर, उनके आसमान पर देख रहे हैं अब क्या हालात हैं। कुछ नहीं, जो जंग छोड़कर है, भाग गए उनके नहीं सर, जंग फाइटर्स। तब तक के नहीं जीती हारी आ सकती जब तक जमीनी युद्ध ना हो, आमने सामने का। और आमने सामने में तो 24 घंटे भी टिक क्यों नहीं जो पाए आईडीएफ आसमान वाले पे? हैं ना, ये बेकसूर 36,000 बच्चों को मार सकते हैं दूध मुहे, ये औरतों को मार सकते हैं, लेकिन जिस दिन इनका सामना आर्मी की, ईरान की आर्मी से होगा,
ये जूते उतार कर और पैंट उतार कर भागेंगे सर। सर अभी जानते हैं क्या स्थिति है? अभी ट्रंप का बयान आया है। मुझे कोई बयान नहीं सुनिए सुनना ना, एक सुन तो लीजिए। देखिए, इमोशंस अलग चीज है, फैक्ट एक अलग चीज है। जी। फैक्ट यह है कि सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। 27 टॉप कमांडर या उनके सलाहकार या रणनीतिकार या न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स उनकी लगभग तबाह हो चुकी है, एक भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। थोड़ी देर पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया है तो एक काम कि करिए ईरान ने बात करने की इच्छा जताई है। एक काम कीजिए सर। क्या ये सरेंडर है? नहीं सर, मैं मक्कार आदमी की बात ही नहीं करता। सरेंडर नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर छुपे हुए हैं। सरेंडर की बात नहीं, तो क्या ये नेतन्याहू सड़क पर पैदल घूम रहे हैं या ट्रंप पैदल घूम रहे हैं? ये डरपोक नहीं है। ईरान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है सर, और जो लोग आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं सर। सर जैसे हालात तेहरान में है, मुझे तो लगता है कि आप लोग चढ़ाकर उनको और आगे पता नहीं किस खाई में कुदा देंगे। नहीं, हम सर ये वक्त देखो लड़ने का नहीं नहीं है। रहे सर। मैं आपसे क्या कह रहा अमेरिका हूं? से कहाँ ईरान लड़ पाएगा सर? क्यों नहीं लड़ पाएगा? क्या है अमेरिका, क्या है सर? आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हो ईरान को? अफगानिस्तान में क्या है? देखिए, एटम बम बना रहे थे भाई, एक कसम खा लें कि हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? तो बनाए तो 5,500 एटम बम अमेरिका के पास हैं, और उसने अपने जो उसके चापलूस कुत्ते मुल्क हैं उन्हीं में छुपा के रखे हुए हैं। तो सर अब में तो यही लगता सच्चाई है है कि सर। आप खामनेई साहब को नहीं भारी सर, मुसीबत में मैं डालना आपसे चाहते पूछ हैं। रहा हूं सर, मैं खाला बाजार में रहता हूं, आप गोमती नगर में रहते हैं। मैं गोमती नगर में आऊं, आपके घर में घुस जाऊं और उसके बाद में ईंटें फेंकने लगूं कि आपके यहां फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, तो मेरी गुंडागर्दी है या आपकी गुंडागर्दी? मतलब हम आपके घर में घुस जाएं, आपके घर में ईंटें फेंकें, आपके सामान उखाड़ लें, और गुंडे भी आप ही हैं? नहीं, ये एटम नहीं बम सर। बनाएंगे ईरान वाले? क्यों नहीं बनाएंगे? तो सर अगर बनाएंगे तो ट्रंप ने कहा मैं मार दूंगा। नहीं तो मारे, कितनों को मारेंगे? कभी तो मरेंगे ये। खामनेई को मार देंगे। नहीं, वो अलग की बात है, वो मार ही नहीं सकते। तो अल्लाह 27 ताला टॉप कमांडर लिटा नहीं, दिए सर, कब्र में। वो- सर क्या कर लिया मैं ईरान आपसे ने? क्या कह रहा हूँ, वो अल्लाह ताला मारेगा और जिलाएगा भी वही, और लड़ाई भी कहाँ उसी- ये मुस्लिम उम्मा वाले सर? सर हम सऊदी अरब कहाँ है सर? मैंने भी आपसे एक बात की, सऊदी अरब पता है खिलाफ बोल रहे हैं मैंने खामनेई अभी के। आपसे एक बात कही थी कि बहुत से कुत्ते पाले हैं। यूएई की क्या हालात है मैंने भी देख आपसे रहे कहा था हैं, कि आवाज नहीं निकली। मानसिक विक्षिप्त अमीर होता है, वो बहुत से कुत्ते पालता है। अभी तो एक कुत्ता सामने आया है, टर्की वाले नेतन्याहू। कह रहे हैं कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा उधर क्या हो रहा है। सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मानसिक विक्षिप्त अमीर बहुत से कुत्ते पालता है। अभी तो एक कुत्ता सामने ऐसा आया है ब्रजेश नेतन्याहू। साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत से आएंगे। कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, तो मैं कहना ये चाहता हूं जब इंडिया ने बनाया था तो क्या अमेरिका को परेशानी नहीं हुई थी? आप बताइए। सर आप लोग जिस तरह से एटम बम बनवाना चाहते हो ईरान को, तब भी उसको परेशानी हुई मुझे थी। तो लगता है कि आप उसकी लोग खामनेई परेशानी हर एक के मुल्क से साथी रहती कम है, फकत दुश्मन है एक ईरान सर। से परेशानी उसको तो नहीं ट्रंप है। ने कहा है मार जब दूंगा इंडिया सर। ने बम बनाया, न्यूक्लियर सर बम कह बनाया, रहा है तो कि उसको मार दूंगा, परेशानी मैं हुई अभी थी। से बता रहा हूँ पाबंदियां लगा रहे थे। और ओके। मरना तो वैसे भी है उनको, ठीक है, मरना तो हमको भी मरना है सर। ओके। अच्छा सर, वीरेंद्र जी, एक मिनट सर, वीरेंद्र जी, नहीं एक शेर कहते हैं, किसी ने कहा है कि कब्रिस्तान में मैंने उनकी भी लाशें देखी हैं जो इसलिए चुप रहते थे कि कहीं मर ना जाए। ऑलराइट, वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद बात हैं। को वीरेंद्र जी, समझिए सर। ये ईरान की जो स्थिति हो गई वो देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि इजराइल की फायर पावर के सामने 24 घंटे भी उनकी एयरफोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खड़ा हो पाया, उसे गिरना पड़ा। और अब तो लगता है खामनेई की भी जान खतरे में है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप बता रहे थे कि उस शहर में बड़ा भीषण हमला किया इजराइल ने जहां पर खामनेई के छिपे होने की संभावना है। देखिए बिल्कुल ये युद्ध इस तरह का जा रहा है कि ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जान माल का भी, और जो वहाँ पर चीज़ें हैं वो भी समाप्त हो रही, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये युद्ध ब्रजेश जी भले आज सिया समुदाय और यहूदियों के बीच दिख रहा है, लेकिन ये महाशक्तियों की जो दुरुपयोग है ताकत का, उसका परिणाम भी है। इजराइल और ईरान, इजराइल के पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, और ईरान ने उनकी ना मिलिट्री इतनी सशक्त है, ना उनके पास इतने उन्नत विमान हैं, ना इतनी आधुनिक मिसाइलें हैं, लेकिन वो हिम्मत और जज्बे से लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस सब के बावजूद ये यहाँ पर कहना आवश्यक होगा कि आखिर युद्ध का परिणाम क्या होगा, निर्दोष लोगों की जानें लिए जाने से फायदा किसका होगा? क्या ईरान पर यह युद्ध थोपा जा रहा है, या ईरान
भी इस युद्ध में उतने लड़ाई चाहता है जितना इजराइल चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो शासक हैं खामनेई, अब वो जो बयान दे रहे हैं वो उनकी मूल ताकत के इतर है, उससे मेल नहीं खाता है, उनके पास कुछ है नहीं और वो बयान बड़े दे रहे हैं। इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है, उनके विमान तैयार हैं, उनके पास असलहे हैं, टेक्नोलॉजी है, गुप्तचर संस्था है, वो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 दिन हो गया ये युद्ध चलते हुए, 700-800 लोगों के मरने की खबर लिखा पढ़ी में बताई जा रही है, जैसा भारत में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये 70-80 हज़ार भी हो सकते हैं, 7-8 लाख भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ईरान को जज्बे से लड़ने वाली कौम है, वो देश है, इसमें कोई शक नहीं। महिलाएं तक उतर आती हैं युद्ध में, बच्चे भी लड़ते हैं, राष्ट्र के प्रति उनके मन में एक जज्बा है और ऐसा माना जा सकता है कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है। आज ट्रंप दुनिया के एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो नेतृत्व करते हैं पूरी दुनिया का कहने को, लेकिन उन्होंने उथल पुथल मचा दी है। क्या आने वाले साल 2 साल पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आएंगे? और जो मंजरों को हम देख रहे हैं आंखों से, बिल्डिंगों को खंडहर होते, मानवता को मरते, लोगों को मरते, अब युद्ध जब लंबा चलेगा तो खाने पीने का संकट पैदा होगा, लोगों के रहने की संकट पैदा होगा। कैसे आखिर आगे चलेंगी पीढ़ियां? और इसका उदाहरण पर दुनिया के जिधर भी कन्फ्लिक्ट हो रही है, आप देखें एक ध्रुवीय व्यवस्था में वही हो रहा है जो अमेरिका चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था दुनिया में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या करिएगा, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था है, जैसा अमेरिका चाहता है वैसा हो रहा है। आप देखिए रूस और चाइना की आवाज़ नहीं निकली। ये तो हमेशा से रहा है कि जो ताकतवर रहा है उसकी दादागिरी रही है। गांव में जो गुंडा होता है उससे कौन उलझता है? वैसे ये दुनिया का गुंडा है, वो भी उसके पास हथियार हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी को उतना सताओ जब तक कि वो जो है बर्दाश्त कर सके। जब वो पलट के वार करेगा तो नुकसान आपको भी होगा। ईरान ने बहुत सहा और बर्दाश्त किया है, तो ये दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं जी। लेकिन भारत की इस मामले में ब्रजेश जी बुद्धिमानी की सराहना करनी होगी कि वो एक अच्छे पड़ोसी की तरह तटस्थ भूमिका में है और वो चाहता है कि खून कत्लेआम ना हो, दोस्ती हो, दुश्मनी ना हो। और भारत ने पाकिस्तान के मामले में मोदी ने जो सूझबूझ दिखाई, उससे भारत में आज देखिए 3 दिन के भीतर अमन चैन कायम हुआ। तो इस मामले में इंडिया को आप बधाई दे सकते हैं कि इंडिया के हुक्मरानों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। अरे वो आसिम मुनीर आज व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है जी। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है आज। अरे जिसके यहाँ रुपया पैसा लगा रहता है, हवाई अड्डा का इस्तेमाल करेगा आदमी, घर में आए जाएगा तो खाना खिला देंगे। खाना कौन भाई, तो हरदम हाथे फैलाए हैं, कभी आर्थिक मदद के लिए, कभी खाने के लिए। इसको हम लोगों के लिए, हम बहुत विशाल देश है भारत, उसके लिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। खाने में कुछ बच जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो घर के लिए पैक करा ले। देखिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात है। भिखमंगों का क्या है कि ठिकाना सर, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ब्रजेश जी, गीदड़ भपकी वाले लोग, अमेरिका ने अभी इन्होंने कहा, वकार साहब ने कहा अफगानिस्तान का तो कुछ कर नहीं पाया तालिबान का, अब वो वही कर रहे हैं, अपनी सनक चाहे जो चला लें। लेकिन ट्रंप दुनिया के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, ये लोगों को देखना और समझना होगा। जी वीरेंद्र जी। फिलहाल एक मीडिया, एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक कवि, जो हम लोग आज विचार कर रहे हैं, उनके नज़रिए से दुनिया क्या होनी चाहिए, आज इस पर सुनिएगा कि कहाँ कहाँ तक जाए कविता और कितनी आग बुझाए कविता। आग लगाने वालों कुछ तो तुम भी सहयोग करो, और जिधर नज़र जाती दिखती बस कुछ लोगों की राख पड़ी है, और कहाँ किसी का हाथ पड़ा है, कहाँ किसी की आँख पड़ी है। और
आग लगाने वालों, तुम भी कुछ सहयोग करो, कहाँ कहाँ तक जाए कविता और कितनी आग बुझाए कविता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण क्विक राउंड शुरू करते हैं। अशरफ जैदी ईरान मामलों के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और ईरान में बहुत लंबा वक्त उन्होंने वहाँ पर गुजारा है और वहाँ की स्थितियों से खासे वाकिफ़ हैं। जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, कि एटम बम ना बनाए ईरान, या फिर ख़ामेनी की हुकूमत को हटाना चाहता है अमेरिका और इजराइल, वहाँ पर अपने मुताबिक शासन चाहते हैं? मकसद असली क्या है? देखिए, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं एटम बम के सिलसिले में, वो किसी भी एजेंसी ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी कि ईरान एटम बम बना रहा है या एटम बम उसके पास है। अमेरिका भी इस चीज को मानता है, उसके एक्सपर्ट भी इस चीज को मानते हैं कि ईरान और ईरान के खुद सुप्रीम लीडर का ये फतवा है जो सबको मान्य है वहां पे ईरान के अंदर, कि कोई भी उस फतवे से बाहर जाकर एटम बम नहीं बना सकता। उनका फतवा है कि हम एटम बम नहीं बना सकते। उनका एक पर ये जो यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में जो इजराइल का स्टेटमेंट और ट्रंप का है, एनरिचमेंट हर कौम, हर नेशन, हर मुल्क का ये एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने मुल्क के अंदर यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट करे, और इसी अधिकार से वंचित करने के लिए अमेरिका डरा रहा है, धमका रहा है, वो मेज पे लाना चाहता है। लेकिन ईरान की अपनी शराइत थी, उसी शराइत के मुताबिक अमेरिका ने मजबूर हुआ कि उनके साथ तो ख़ामेनी के शासन का अंत चाहते हैं, अपने मुताबिक गवर्नमेंट चाहते हैं, या फिर एटम बम ना बनाए ईरान, ये चाहते हैं? देखिए, एटम रजीम चेंज जो मुद्दा है वो अमेरिका का पुराना मुद्दा है, और इसराइल के जरिए बहुत सारे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर जो रजीम है उनको चेंज कराया गया है। अभी सीरिया का इशू ले लीजिए, सीरिया के अंदर एक तकफीरी आतंकवादी को उन्होंने बशर असद की जगह, वहां के राष्ट्रपति की जगह उस कुर्सी पे बिठाया, एक आतंकवादी, मान्य आतंकवादी जो यूएनओ के चार्टर के मुताबिक। तो सर, किसके घर पे मिले थे ये भी बताइए ना, कि वहां पर रियाद में किसके घर पे ट्रंप से मिले थे वो? देखिए सर, जो एक सर बोलिए सर, मोहम्मद बिन सलमान के घर मिले थे सर, महल में मिले थे सर, ये भी कहिए सर। सऊदी की पुरानी पॉलिसी रही है कि वो हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है, और उसकी जो एक वहाबी आइडियोलॉजी है वो आतंकवाद के ही ऊपर ही होती है, आतंकवाद ही उसको। सर, आपको पता है कि एमबीएस ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा ख़ुमैनी हिटलर है, हिटलर कहा। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा? जी सर, देखिए सर, ईरान के अंदर अपने उसूल हैं, डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है, हर 4 साल वहाँ हुकूमतें बदलती हैं। ये चीज लागू होती है अरब देशों के ऊपर कि वहाँ डिक्टेटर मोहम्मद बिन सलमान डिक्टेटर क्यों नहीं है। खुद बहुत सारे देश, अरब देश ऐसे हैं कि जहाँ पर कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो क्यों? सर, इलेक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि वो एक परिवार का शासन है सर। सऊदी क्या है? सऊदी जो फैमिली है और उनके परिवार का शासन है सर, और वो डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं किसको? ईरान को। अब सारा मुस्लिम उम्मा बैठ के देख रहा है सर तमाशा, जहाँ पे हर 4 साल इलेक्शन होता है। हाँ, देखिए सर, मुस्लिम उम्मा ये भी इत्तेफाक है, मुस्लिम देशों में जो इन सब ने मुस्लिम उम्मा के नाम पर ईरान को मिसलीड किया, बेवकूफ बनाया, और आज ईरान को बर्बादी की कगार पे खड़ा देख के सब ताली बजा रहे हैं। खुश हैं सब जी। शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा वक्त का अभाव है डिबेट में सर। मैं सैयद सैफ अब्बास साहब को इन्वाइट करना चाहता हूँ। अब्बास साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल ये ईरान के मौजूदा शासन को, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, या वाकई में एटम बम वाला इशू सही है? देखिए, ऐसा है कि ये अपनी जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो अपने शासन के साथ है, अपनी हुकूमत के साथ है। जहाँ जनता में नाराज़गी होती है वहाँ इनको शासन बदलना आसान रहता है। जिस तरीके से इन्होंने लीबिया में किया या मिस्र में किया,
लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो पूरी कौम है, ईरानी कौम है, ये अपनी गवर्नमेंट के साथ है। और आज जो सबसे बड़ी ईरान की जीत का सामने नज़ारा नज़र आ रहा है वो ये है कि ईरान की पूरी 10 करोड़ ईरानी अवाम जो है ईरान की जीत वो एक हो रही साथ है? खड़ी हुई है। कहाँ ये ईरान की सबसे बड़ी जीत हो चीज़ रही है। पूरा ईरान खड़ा हुआ है, पूरी ईरान। सर मैं पूरी आपसे ईरान कह की रहा कौम खड़ी हूं, हुई भले है। आपको आप अभी देखिए तो ये कल्पना लगे, ये बॉर्डर नहीं मिले। लेकिन सर दुनिया सुनिए, के तमाम मुल्कों में मैंने इस तरह से देखा है, सुनिए, वंस सुप्रीम लीडर पकड़ लिए गए या उन तक अमेरिका पहुंच गया। तो सर सद्दाम हुसैन का उदाहरण याद है ऐसा सर? नहीं है। अभी लोग कुरान को जब बाद होते में हैं हाथ तो लगाते थे, सद्दाम उसमें हुसैन का रिजल्ट हाथ आ पहले जाता है। चूमते अभी थे सर। एक और जब एक मारे साल गए, पहले- पकड़े गए, एक व्यक्ति ने उनका साथ नहीं एक दिया सर। साल पहले रिजल्ट आया है इलेक्शन का, सबने इलेक्शन का रिजल्ट देखा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जिस तरीके से ये न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरीके से और देश थैंक यू सर इनके कदमों पे गिर चुके हैं उस तरीके से ईरान को करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सर अभी खबर आई है, कल ट्रंप भी ने खड़ा एक था, स्टेटमेंट आज भी दिया खड़ा है मुकाबले में, और कल ईरान भी खड़ा घुटनों रहेगा। पर आना चाहता है। सर मैसेज तो यही है। कुछ नहीं, ये सब मैसेज इनके चलाने ऑल राइट सर, संतपाल राघव जी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। सर अभी आपको क्या लगता है कि एग्रेशन के मामले में इजराइल के पास अभी कितनी फायर पावर है कि ईरान का सामना कर पाएगा? और दूसरा, क्या ये ज़मीनी युद्ध भी होगा या सिर्फ अभी मिसाइल और फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा? जी देखिए, इजराइल को जो मदद कर रहा है वो यूएस कर रहा है। वो वेपन सिस्टम भी दे रहा है, अम्युनिशन भी दे रहा है और मिसाइल भी दे रहा है, खुले रूप में दे रहा है। लेकिन वो डायरेक्टली अभी नहीं आया है। यूएस ने कहा है कि अगर मेरे बेसिस पे कहीं भी अटैक किया तो हम ग्राउंड पे एकदम आ जाएंगे। आज इजराइल की जो क्षमता है वो ईरान से ज़्यादा है और पिन पॉइंट टारगेट्स हैं। ये हिस्ट्री के अंदर पहला वॉर है जिसमें एक दिन के अंदर एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ और साइंटिस्ट पिन पॉइंट कैजुअल्टी हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। नंबर 1, मोसाद ने जो कॉवर्ट ऑपरेशन किए हैं ईरान में जाके, ये आप में एक असाधारण और एक अद्भुत वीरता का प्रतीक है इजराइल के लिए। नंबर 3, इजराइल को आप देखिए कि वो कितनी दूर से लॉन्च कर रहा है ऑपरेशन को और पिन पॉइंट कर रहा है, और इसमें इजराइल विजयी रहेगा। सर थैंक यू सर। इनका जो थोड़ा सा पहला वक्त का अभाव है सर। maintenance of aim रूलिंग of पार्टी fighting बीजेपी war, के प्रवक्ता हैं संजय चौधरी परमाणु जी। शक्ति को संजय खत्म जी, करना भारत सरकार और क्या कोई कोशिश दोबारा करेगी कि दोनों regime को देशों के लेके बीच युद्ध विराम हो जाए? देखिए, कल विदेश मंत्रालय ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अपनी प्रायोरिटीज़ को बताया है। हमारी पहली प्रायोरिटीज़ है कि दोनों देशों में जहां इस प्रकार का युद्ध की स्थिति है वहां पर भारतीय नागरिकों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए, क्योंकि तेहरान की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जैसे ही वार्निंग दी गई, सारे के सारे लोग तेहरान से निकल कर जा रहे हैं। वहाँ जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा हो, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। और प्रायोरिटी नंबर 2 यही है कि दोनों देश चूँकि भारत के मित्र हैं, भारत के साथ उनके लंबे संबंध हैं, तो दोनों देशों के बीच शांति हो। भारत की सरकार इस प्रकार अपने जो भी प्रयास हैं उसे कर रही है। कल की विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है। और एक बार फिर से हम अब पूरे देश की तरफ से यही अपील कर सकते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। निश्चित रूप से वार्ता के लिए आना चाहिए और उसका कोई जो समाधान मिले वो शांति ही सबसे बड़ी। जी बहुत शुक्रिया। आसिम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तेहरान पर इस तरह से बमबारी हो रही है और ईरान, पूरे ईरान में ख़ास तौर पर जैसे बाजार में घूम रहा हो कोई दुश्मन के, और इस तरह से बमबारी हो रही है, इतना असुरक्षित था ईरान? नहीं सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मसला यह है कि सन 1920 के दशक में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अंग्रेज़ों ने हुकूमत उस्मानिया से छीनकर और ये मोहम्मद बिन सलमान के परदादा
को ये हुकूमत यहाँ सौंप दी अरब की। आप देखिए अंग्रेज कर क्या रहे हैं, चाहे मिस्र हो, लीबिया हो, इराक हो, कर्नल गद्दाफी की हत्या की इन लोगों ने, सद्दाम हुसैन की हत्या की इन लोगों ने, और इस वक्त 29 जनवरी सन 2025 को उस्मानिया एम्पायर पे चले गए आप, तो बड़े पुराने चले गए। सर 29 जनवरी जॉर्डन वाले का भी पोल खोलो ना कि वहां वाले ने कैसे धोखा दिया उस्मानिया में। नहीं, जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब दे रहा हूं। अभी जो सीरिया में जो प्रेसिडेंट बना है, इसका नाम है अहमद अल शारा। ये एक्चुअल में ISIS का टेररिस्ट है, और ISIS जो है वो नेतन्याहू की औलाद है। और किसके महल में ये भेंट हुई थी? मोहम्मद बिन सलमान। मैं बता रहा हूं आपसे, तो क्या बोलने में तकलीफ है सर? जैदी साहब नहीं बोल रहे थे इसलिए। नहीं, मैं बताऊं आपसे, ये ISIS का टेररिस्ट है। ISIS नेतन्याहू की औलाद है, उन्हीं ने पैदा किया है और अमेरिका के कहने पे पैदा किया है। इसके टेररिस्टों को, जितने भी टेररिस्ट ISIS के, उनकी ट्रेनिंग ही CIA करता है, मोसाद करता है। ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी इस्लामिक, ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली आपने। नहीं, क्या कर ली सर? ये तो सब जानते हैं, हर आदमी जानता है, इसमें कौन सी खुली बात है? आप नहीं जानते? तो पर ये बताइए, अभी एक मिनट, क्या हिंदुस्तान का मीडिया नहीं जानता है कि ये सीज फायर क्यों हुआ था? मुझे तो नहीं पता किस लिए हुआ था। बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि अमेरिकन एयरबेस पाकिस्तान में। हाँ। ये भी तो बताइए, एटॉमिक अड्डे भी तो हैं उसके पाकिस्तान में। ये बताते हुए क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा, अमेरिका को ईरान के एटम बम से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के नहीं? मैंने भी आपसे कहा 5,500 एटम बम अमेरिका के पास हैं। उसने पूरी दुनिया में अपने समर्थित देशों के पास रखे हुए हैं। वो जहां चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वहां से अटैक कर सकता है। हम नहीं खतरे में हैं जी? हम नहीं खतरे में हैं, जान खतरे में? नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता सर। हम तो पैदा ही हुए मरने के लिए, और सर आप भी। कहाँ सर? नहीं सर, नहीं सर, आप कोई गया ही नहीं सर। आप भी 100-200 साल लिखवा के नहीं आए। पाकिस्तान, अरे सर सुनिए, सऊदी अरब, टर्की, अरे सुनिए तो सर, अरे और सबका आप उस्मानिया एम्पायर की बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी एक मिनट, मेरी एक बात, जॉर्डन वाली बात। अच्छा, मेरी एक मिनट, क्या ट्रम्प इस बात की और नेतन्याहू इस बात की गारंटी लेंगे कि वो 150 साल जिएंगे? अभी तो खामनेई का देखो सर, सब मरना है सबको, वो कुछ नहीं। जो लोग, ये तो फिलॉसफिकल बात हो गई सर। जंग वही लड़, तो जो जंग आप पर आया था सर, उसको हैंडल सर करो। जंग वही लड़ सकता है जिसको मौत का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर हमारे साथ कनेक्ट थे तेल अवीव से रॉबिन भी, स्थानीय भारतीय हैं, हमने उनको कनेक्ट किया था। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।